Good morning, students. Myself Chandramani Dixit. Today we will discuss about a new topic, that is colligative properties. Colligative properties are those properties of a solution which depends upon the relative number of particles of non-volatile solute. मीन्स colligative properties ऐसी properties है जो कि solute के, जो कि non-volatile solute के हैं, solute के relative number of particles पे depend करते हैं. And do not depends on the nature of solute particle. Solute particle का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती है. ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं colligative properties. अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म लिखे हैं कि किन किन पे colligative properties डिपेंड करती हैं. So these are number of solute particles, number of molecules, वो भी किसके, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, मींस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बनते, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट, नंबर ऑफ आयंस. नंबर ऑफ आयंस, अगर किसी सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहा जाता है. सो देयर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स के टर्म में ले सकते हैं, मोल्स पे डिपेंड करती है. एंड लास्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो इन कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स पे, कुछ टर्म्स पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. तो मोस्टली इसके 4 एग्जांपल्स हैं, और तो इनके नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मींस जब ये ऐसा होगा कब, जब किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को मिक्स करेंगे, वो भी कैसा, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को मिक्स करेंगे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. ओके, तब वहां पे जो केसेस होंगे उनको पढ़ेंगे. तो 4 केसेस यहाँ पे होंगे. फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर में कितनी लोअरिंग होगी रिलेटिवली, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके, तो यहां पे हम निकालेंगे इसका, इसमें यहां पे ये अपॉन में Q नॉट होता है. नेक्स्ट वन इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, कितना बढ़ा होगा. अगर हम सॉल्यूशन में, सॉरी प्योर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को मिक्स कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ बढ़ावा हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा. तो उस इंक्रीजमेंट में, मींस पहले जो था और जो बाद में हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एंड थर्ड वन इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को मिक्स करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को, देन देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मींस फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है उस प्योर सॉल्वेंट का जो पहले था. ओके, एंड द लास्ट वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर में कितनी रिलेटिवली लोअरिंग होती है, इसको RLVP से भी लिखते हैं, RLVP. तो जब हम किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, विच इज अ वोलाटाइल सॉल्वेंट, जो एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है, उसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ लोअरिंग हो जाती है. दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ओके, तो इसको ये कैसे होती है, तो यहाँ पे डेफिनेशन का थोड़ा सा हमने जो अभी बताया वही चीज यहाँ पे लिख रखी है. व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, the vapor pressure of solvent becomes lowered. वो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है. क्या, वेपर प्रेशर. दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट. जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम ही होगा. ओके, एंड नेक्स्ट, अब इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. मींस सॉल्यूशन के अंदर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है उनके बराबर होता है क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब इसको प्रूव करके बताएंगे. तो पहले यहाँ पे गाइस समझिए, देखिए कंटेनर हमने
लिया, इस कंटेनर में हमने लिया प्योर सॉल्वेंट, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया। तो प्योर सॉल्वेंट जब लेते हैं यहाँ पे, इसको हमने ए बोला, इसको हमने ए नाम दिया है। अब ये क्या है, वोलेटाइल है। हमने दूसरी तरफ ले लिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया हमने, जिसको हमने बी मान लिया। अब बी में क्या है, जब हम बी को ए में मिक्स कर देते हैं, वी गेट अ सॉल्यूशन, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। इस सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले अगर आप ध्यान दीजिए, पहले अगर ये सॉल्वेंट था प्योर, तो इसके जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे ये सारे के सारे सॉल्वेंट के होंगे, और सॉल्वेंट कैसा था, वोलाटाइल। तो सॉल्वेंट की वेपर ज्यादा बनेगी, सॉल्वेंट की वेपर ज्यादा बनेगी और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, कंटेनर क्लोज है, तो ज्यादा इसका वेपर प्रेशर होगा, दैट इज PA0। प्योर कंडेंसर में हमने इसका लिया PA0 वेपर प्रेशर, जो कि ज्यादा होगा। यहां पे देखते हैं, जब सॉल्यूशन बना लिया हमने, तो इसकी जो सरफेस एरिया है उसके कुछ पार्टिकल्स किसके आ गए, बीच बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो इसमें से जो वोलेटाइल है वही तो वोलेटाइल होगा, वही तो वेपर उसकी बनेगी। तो इसमें से जो पार्टिकल्स सॉल्वेंट के थे विच आर वोलेटाइल, उनकी वेपर बन रही है, लेकिन सारी की सारी सरफेस एरिया से वेपर नहीं बन रही है, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया को बी पार्टिकल्स ने घेर रखा है, जो कि नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, इसलिए इसमें वेपर कम बनेगी तो उसका प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा यहाँ पे। सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है। अब ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इस चीज को कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल PA0 इसके पास सब स्टार्टिंग में था पार्शियल प्रेशर, बाद में इसके पास क्या प्रेशर आया, तो हमने राउस लॉ में पढ़ा था, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो पार्शियल प्रेशर इस केस में, सॉल्यूशन के केस में हम इसका फाइंड करेंगे, इसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा बी का तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, प्रेशर होगा ए का। तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बताइए, आप बताएंगे। PA जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके मोल फ्रैक्शन के इस सॉल्यूशन में इसके XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसको, इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे यहाँ से, तो क्या होता था, इक्वल टू लगाते थे और इसकी प्योर स्टेट में इसका प्रेशर लिखते थे, दैट इज PA0 एंड XA। ये आ गया पार्शियल प्रेशर, कब, सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। PA क्या था, PA हमने सॉल्वेंट लिया था, तो उसका पार्शियल प्रेशर इस केस में आ गया। पहले कितना था, PA0 था, अब कितना है PA। तो इसमें लोअरिंग कितनी हुई, तो हम माइनस कर देंगे, तो लोअरिंग निकालते हैं इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितनी हो जाएगी, मतलब कितना कम हो जाएगा। तो इनिशियल में क्या था, लोअरिंग मतलब डेल्टा P, और डेल्टा P क्या है, पहले इसके पास था PA0 और बाद में अब क्या हो गया इसके पास PA। P की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम, तो क्या आएगा, PA0 माइनस PA0 इंटू XA। PA0 यहां पे कॉमन मिल रहा है, PA0 1 माइनस XA। अब यहां पे आपको समझना है, मैंने आपको बताया था कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 मीन्स ऑल मोल, सारे के सारे मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस A अगर मैं करता हूं, 1A को उधर लेके जाता हूं, 1 माइनस XA देन XB, देन वी गेट XB। तो 1 माइनस XA की जगह हम XB को पुट कर सकते हैं PA0 इंटू XA। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला जो आ गया डेल्टा P इज द लोअरिंग, डेल्टा P इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। ठीक है, ये आ गया, ये तो है लोअरिंग, ओनली लोअरिंग, बट रिलेटिव लोअरिंग के लिए क्या करेंगे, PA0 को इधर लेके आएंगे, तो
ये तो हो गया लोअरिंग। आप देखते हैं यहाँ पे RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा PA नॉट को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो डेल्टा P अपॉन में PA नॉट इज इक्वल टू x, सॉरी यहाँ पे जैसे मिस्टेक, यहाँ पे XA नहीं XB आएगा, सॉरी XB और XB हमने किसको लिया था, सॉल्यूट को। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, दिस इज, ये जो टर्म है डेल्टा P अपॉन में PA नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B मींस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर आ रहा है, जो कि इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहा है। अब ये जो आपका फॉर्मूला आया डेल्टा P अपॉन में PA नॉट इक्वल टू दी XP, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको थोड़ा सा और आगे हम इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा। देखिए डेल्टा P अपॉन में PA नॉट इज इक्वल टू XB मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, तो इसको मोल्स के टर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट के मोल्स मींस NB अपॉन में टोटल मोल्स, NA प्लस NB टोटल मोल्स। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा NB इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट और टोटल मोल्स भी क्या आ जाएगा NA प्लस NB, Na plus Nb आर द टोटल मोल्स। ठीक है, अब इफ Na इज ग्रेटर देन, वो भी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा है किसके, Nb के कंपेयर में, मतलब Nb के सॉल्यूट के मोल्स हैं उससे काफी ज्यादा है Na के मोल्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे B को, डेल्टा P अपॉन में PA नॉट इक्वल टू दी NP अपॉन में Na, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अप्रोक्सीमेट। अब देखो क्या है, अब मोल्स का फॉर्मूला हम इसको और ओपन कर देंगे मासेस के टर्म में। सो डेल्टा P अपॉन में PA नॉट मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, WB मींस उसका मास मींस गिवन मास एंड गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, गिवन मास बाय मोलर मास MB इनटू इसके मोल्स नीचे लिखेंगे, तो गिवन मास इसका क्या हो जाएगा WA और उसका मोलर मास ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर लिख देते हैं मोलर मास M। ये आ गया आपका एक फॉर्मूला मोलर मास के टर्म में। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह से एलिवेशन होता है मींस इंक्रीजमेंट होता है, उसको पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसको हम एवोल्यूस्कोपी भी टर्म देते हैं। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट टर्म को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइस बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, किसी भी लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर है उस लिक्विड सब्सटेंस का वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। That point of temperature is called as the boiling point of that liquid. यहाँ पे हमने लिखा भी है the boiling point of a liquid is that temperature at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. और जिसकी वैल्यू क्या होती है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg, mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर मरकरी। ओके, इक्वल टू 1 atm। 1 atm प्रेशर भी होता है, अगर बार में इसको लिखेंगे देन 1.013 बार भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है गाइस, तो हमने इससे पहले वाले टर्म में पढ़ा था
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट को मिक्स करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसमें पढ़ा था हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं हम, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमने ये भी बताया था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, लेस देन का सिंबल यहाँ पे, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब इससे होता क्या है, इस चीज को यहाँ पे हम अच्छे समझेंगे। तो पहले ये चीज समझ लो, ये मैंने सेटअप तैयार किया है अपने आप से। तो इसमें देखो, हमने एक कंटेनर लिया, इसमें कुछ प्योर सॉल्वेंट लिया हमने, दैट इज वाटर। हमने वाटर लिया, और वाटर का आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे हमने एक ऐसे पैरामीटर बना लिया। तो ऊपर वाला जो ये पैरामीटर है, दिस इज फॉर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर के लिए है, किसके, लिक्विड के। एंड दिस इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिख दीजिए यहाँ पे, ये पैरामीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक के लिए, ये है वेपर प्रेशर के लिए। तो इसके पास अभी उतना टेम्परेचर है, हमने इसको मतलब अभी नॉर्मल लिक्विड था, तो अगर इसको 100 डिग्री दिया है हमने, तो हमने इसको 100 डिग्री बोल रखा है, तो 100 डिग्री में क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पे दोनों का लेवल सेम है, दोनों पैरामीटर सेम डिस्टेंस पे है, दोनों का सेम लेवल है। मींस इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब इसी वाटर में हमने कुछ सोल्यूट मिक्स कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया, शुगर के दाने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यहाँ पे जब मिक्स किया, तो वेपर, जब नॉन वोलेटाइल हमने मिक्स किया है, तो वेपर तो अब कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज कर गया। वो ऊपर वाली लाइन थी, ऊपर वाले पैरामीटर था वेपर प्रेशर का था, वो कम कर गया, कम हो गया। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं बदलता ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होता। वेपर प्रेशर इसका चेंज हो गया कब, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिक्स किया। अब देखो गाइस, अब इसको हम, जो वेपर प्रेशर गिर गया इसका, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ हीट देंगे। हीट हम देंगे, और हीट तब तक देंगे जब तक कि इसका वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। अब जैसे ही इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर हम तब तक हीट देंगे, तो वो टेम्परेचर यहाँ पे भी पैरामीटर लगा रहेगा, थर्मामीटर लगा रहेगा, वो टेम्परेचर यहाँ पे मेजर करेगा कि कितना टेम्परेचर हमने इसको दिया है। तो मान लीजिए 102 दिया है, कुछ यहाँ पे सोल्यूट लिया था, तो 102 हमने दिया। अब 102 पे ये बढ़ करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यही टेम्परेचर, तो हम इसको बोल देंगे कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहले क्या था, इसका प्योर सॉल्वेंट का 100 था, और अब हमने जो उसमें सॉल्वेंट मिक्स कर दिया, तो उसका 102 हो गया, 102 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या समझ में आया, इससे हमें यही समझ में आया कि जब हम सोल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होता है ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है, कुछ हीट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ओके, अब यहां पे इसको पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को, तो अब समझ में आ जाएगा हमारे, हेंस इट मस्ट बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, इसलिए उसको हमें हीट करना पड़ता है टू अ हायर टेम्परेचर टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विद द रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, द सॉल्यूशन बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन द प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन हायर टेम्परेचर पे बॉइल होता है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिखा है, जैसे कि सी वाटर। सी वाटर में आपको पता है कि काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं,
बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं। तो सी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सी वाटर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, और डिस्टिल्ड वाटर ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा डिस्टिल्ड वाटर से, सॉल्वेंट से। वही है यहाँ पे, सी वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन द डिस्टिल्ड वाटर। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ समझते हैं। तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसा देखते हैं। इसका ग्राफ भी थोड़ा सा ठीक से समझना आप लोग। हमने एक एक्सिस पे लिया वेपर प्रेशर, अब इस एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे लिया हमने टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन। तो केल्विन आइडियल से ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे। तो यहां पे हमने लिया वेपर प्रेशर और यहां पे लिया हमने टेम्परेचर, दो एक्सिस ले लिया। अब क्या करते हैं वहां पे हम पहले लेंगे एक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमने लिया, तो पहले तो यहां पे क्या होगा, हमने अभी बताया था कि जैसे एक सॉल्वेंट है यहां पे, ठीक है, और मान लिया कि इस एक्सिस पे हम जो प्रेशर लेते हैं यहां पे जाकर के इस लाइन पे, ये जो लाइन है ये 1 atm प्रेशर को बताती है। मतलब यहां का जो प्रेशर होगा ये कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm या फिर 1.01 डी बार प्रेशर, ठीक है। तो ये 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सॉल्वेंट हमने लिया, सॉल्वेंट लिया, और इस सॉल्वेंट का अभी कुछ टेम्परेचर है इसका, इसके पास कुछ हीट होगी, कुछ इसका अपना, इसके पास कुछ टेम्परेचर होगा। अब क्या करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो ये ग्राफ आगे बढ़ेगा ना, मतलब इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा, तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, और इसको तब तक हीट करेंगे जब तक ये इस लाइन को पार नहीं कर देता। तो जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट करेगा, इसको 1 atm प्रेशर को कट करेगा, दैट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे इसको हम परपेंडिकुलर यहां पे डालेंगे। टेम्परेचर बढ़ा ना, टेम्परेचर तो बढ़ गया, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम इसको मान लें टीबी नॉट, इसको टीबी नॉट मान लिया हमने बॉइलिंग पॉइंट, वो भी किसमें, प्योर स्टेट में, जब वो सॉल्वेंट के फॉर्म में था। अब क्या करेंगे, अब हमने इससे पहले स्टेटमेंट पढ़ लिया है कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम ये सॉल्वेंट था उसमें जब हम सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा। अभी इसका सॉल्वेंट का इतना था, कहीं पे इतना था नॉर्मली, लेकिन सॉल्यूशन का कितना आएगा, अब सॉल्यूशन बन जाएगा ना, तो सॉल्यूट से मिला देंगे हम तो कम हो जाएगा। तो मान लिया कि घट करके यहाँ पे आ गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होकर के यहाँ तक आ गया, नीचे आ गया। अब इसका हमें बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी हीट करना पड़ेगा, तो इसको भी हीट करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आगे जाएगा, तो जहां पे ये कट करेगा, ये भी जहां पे कट करेगा, इस 1 atm वाले प्रेशर को, वही इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम परपेंडिकुलर यहां पे डालते हैं, तो ये हमें एक पॉइंट मिला। तो ये पॉइंट मतलब 0 से, तो आपको पता है ओरिजिन 0 होती है, 0 से यहां तक का ये जो टेम्परेचर है
ये टेम्परेचर किसका होगा, सॉल्यूशन का, और ये टेम्परेचर किसका था, सॉल्वेंट का। तो अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा हमें, सॉल्यूशन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। ग्राफ आगे बढ़ जाएगा ये, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इसको हम बोल देंगे टीबी। टीबी इज द, जो बाद में आएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और टीबी नॉट किसका था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहां पे देखो, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं, तो यहां पे हमें मिलेगा डेल्टा टीबी, एंड डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, इसका सिंबल है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी को हम क्या लिख सकते हैं, जो ज्यादा होता है, जो बड़ा होता है, उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़ा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, टीबी की। देन यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो बड़ा वाला होगा उसको पहले रखेंगे, टीबी माइनस टीबी नॉट। ओके, तो ये आपका यहाँ पे बन गया एक छोटा सा फॉर्मूला। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, और डेरिवेशन कैसी होती है, तो किस तरह से इस डेरिवेशन को हम कंप्लीट करेंगे, किस तरह से हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। द लोअरिंग proportional to the elevation in boiling point। ये चीज आपको ग्राफ में अभी मैंने बताई, जिस तरह से जैसे जैसे उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर जब कम होता जाएगा उसका, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ता जाएगा उसका, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है एलिवेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसके वेपर प्रेशर में जब लोअरिंग होगी, लोअरिंग का मतलब कितनी कमी हुई इसके अंदर, वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई, डिफरेंस पूछ रहा हो, तो उसका डिफरेंस मींस यहां पे लिख देते हैं हम डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा पी, एंड डेल्टा पी इज आल्सो नोन एज, डेल्टा पी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है, पी नॉट इज द प्रेशर इन प्योर स्टेट, मीन सॉल्वेंट का प्रेशर है, और पीएस है सॉल्यूशन का प्रेशर। ओके, तो ये चीज देखते हैं। अब ये हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले वाले पढ़ा था कि एक डेरिवेशन पढ़ा था हमने, डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हमने ओपन किया था इस तरह से Na अपॉन में Na प्लस एन बी, और एन बी को हमने निग्लेक्ट कर दिया था इस तरह से, इससे मान करके कि Na जो है वो काफी ज्यादा है Np के कंपेयर में। ठीक है, तो यहां पे हमने मान लिया था डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू Na अपॉन में, सॉरी यहां पे Nb था, Nb ऊपर रहेगा ना, तो Nb बाई Na मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये हमने मान लिया था। अब यहाँ पे क्या है, इससे इसी चीज से यहाँ पे इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है देखो, पी नॉट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा देंगे, कांस्टेंट को हटा देंगे, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे, मींस डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एनपी अपॉन में Na, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं।
तो हम डेल्टा पी की जगह ये टर्म यहां पे ऐड कर रहे हैं। डेल्टा पी मींस डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एनबी बाई एनए, एन पी बाई एन ए। एनबी क्या है? सॉल्यूट है, और एनए क्या है? सॉल्वेंट है। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, इसको मिटा देंगे, यहां पे भी हमें इसकी नीड है। ओके, सो अब इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे जिस तरह से हमने वहां पे ओपन किया था, तो फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका गिवन मास को हमने WB मान लिया, इसका मोलर मास MB, और Na का जो गिवन मास होगा वो नीचे लिखा जाएगा, देन WA, और ऊपर रहेगा MA। अब आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सॉल्वेंट का जो मोलर मास है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमें निकालना क्या होता है इसमें, इस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे हमें सॉल्यूट जो है उसका मोलर मास नहीं दिया होता है। उसको हमें वो बोलेगा आपसे कि इतना सॉल्यूट हमने मिक्स किया इतनी क्वांटिटी में, तो उसका मोलर मास क्या होगा वो निकालना होगा आपको। इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसको हमने हटाएंगे, लेकिन ये जो है कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन में MB और WA। कब? यहां पे जब MA क्या रहेगा? कांस्टेंट ले लिया हमने, MA कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। जब MA कांस्टेंट ले लिया, अब देखते हैं ये आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, यहां पे नया कांस्टेंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KWB अपॉन में MB WA। Here K is the elevation constant। K को हम elevation constant बोलेंगे, not molar elevation constant। elevation, इसको यहां पे लिख देते हैं नीचे, K is the एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, अब इस चीज को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे देखो क्या है, WB अपॉन में MB। WB अपॉन में MB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं क्या करूं यहां पे, इफ WB अपॉन में MB इज इक्वल टू 1 मोल, अगर इसको हमने 1 मोल ले लिया, और WA इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA को हमने ले लिया 1 ग्राम, तब यहां पे निकल के क्या आएगा? इस इक्वेशन को हम 1 नंबर मान लेंगे, क्योंकि इसका आगे यूज होगा, हमें इसमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहां पे क्या है, निकल के क्या आएगा? अगर हम ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे तो देखो WB अपॉन में MB इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और WA इज इक्वल टू ऑल्सो 1 दे रखा है। तो यहां पे डेल्टा TB देन डेल्टा TB इज इक्वल टू K, ये आया, ठीक है। तो डेल्टा TB जो है कब K के बराबर होगा? जब ये कंडीशन ऊपर वाली होगी। लेकिन अगर मैं इसको कंडीशन चेंज कर दूं, इफ WB अपॉन में MB इज इक्वल टू 1 मोल एज इट इज, एंड WA इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम लेंगे जब सॉल्वेंट, दिस इज द मोलर कंसेंट्रेशन। 1000 ग्राम होता है मोलर कंसेंट्रेशन, तो इसीलिए मोलरिटी आएगी। तो अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो इसको जब पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा जो आप सॉल्व कर लेना, डेल्टा TB इज इक्वल टू K अपॉन में 1000 आएगा। अब इस वैल्यू को हम यहां पे एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, दैट इज KB। KB इसलिए मानेंगे क्योंकि यहां पे डिवीजन में
1000 है, और 1000 क्या है, एक मोलर क्वांटिटी होती है। सो हियर Kb क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इस Kb की वैल्यू हम यहाँ पे इस K की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में इसको लेके आते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के था, और के की जगह अगर हम के की जगह पुट करना होगा केबी के टर्म में, तो के इज इक्वल टू केबी इंटू 1000 आ जाएगा। तो केबी इंटू 1000 पुट करेंगे, और यहाँ पे डब्ल्यू बी दे रखा है, डब्ल्यू बी यहाँ पे दे रखा है एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कंसंट्रेशन टर्म में, कि मोलारिटी जो होती है वो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का, तो डब्ल्यू बी और एम बी अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, लेकिन अगर ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। दिस इज द मोलारिटी। तो क्या ये इसमें मिल रहा है आपको, ये यहाँ पे पूरा का पूरा मिल रहा है, मींस ये जो टर्म है दिस इज द मोलारिटी। तो ये आप लिख सकते हो सीधे सीधे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलारिटी। ओके, एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये नहीं भूलना है। कैसे हुआ, अगर वो भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। तो गाइस, ये जो है स्मॉल m इज द मोलारिटी, इसको ध्यान से रखना, दिस इज नॉट अ मोलारिटी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point is our third topic, which is also known as cryoscopy. Okay, and its constant is also called as cryoscopic constant. इसमें guys हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट को जान लेना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट किसी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उसकी लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बराबर होता है। वही यहां पे लिखा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। जहां पे लिक्विड और सॉलिड जो फेज होती है मैटर की, वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि उन दोनों के वेपर प्रेशर भी बराबर होते हैं। जहां पे दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। मींस उससे अगर कम कर देंगे तो वो फ्रीज होने लगेगा। इसके लिए हमें एक ग्राफ को समझना है, तो एक ग्राफ समझते हैं यहां पे। This is temperature axis and this is vapor pressure. ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है और ये टेम्परेचर वाली एक्सिस है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम बनाते हैं सॉलिड का ग्राफ। सॉलिड का ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, मान लिया ये सॉलिड फेज का था, ठीक है। अब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है या उसका जो टेम्परेचर है, अभी यहाँ पे एक लिक्विड है। अब ये लिक्विड, इस लिक्विड को हमें फ्रीज करना है, तो फ्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अभी इसका टेम्परेचर क्या है, अभी इसका टेम्परेचर यहाँ पे है,
लेकिन इसको हमें अब देखो क्या, इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, तो कम करेंगे तो कम करते 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 जहां पे जिस पॉइंट पे ये सॉलिड वाले ग्राफ को कट कर देता है, यही पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो क्या है, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो ये प्रेशर इसका पार्शियल प्रेशर हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए पार्शियल प्रेशर ये, तो इस पॉइंट पे ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को अगर हम परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर डालते हैं, सो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा वो इस लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको हम बोल देंगे TF0। एक लिक्विड था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट TF0 है, अभी इनिशियल कंडीशन में। अब क्या करते हैं हम कि इसका जो लिक्विड था उसका पार्शियल प्रेशर कम कर देते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर इनिशियल में क्या था, इसको तो हमने कम किया तो यहां पे आया, लेकिन इसको अभी यहां पे ये था, ठीक है, लेकिन इसका अगर हम इस लिक्विड का पार्शियल प्रेशर कम कर दें, डिक्रीज कर दें, क्यों डिक्रीज करें, हमने डिक्रीज ही क्यों किया, बिकॉज जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, अब इस लिक्विड में हमने एक सोल्यूट डाल दिया व्हिच इज नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट डालने पे उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, सो दैट्स व्हाई इट्स पार्शियल प्रेशर बिकम डिक्रीजेस। अब इसको भी क्या करेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, तो धीरे धीरे कम करेंगे, तो देखते हैं इसका, तो ये जिस पॉइंट पे इसको कट करेगा सॉलिड वाले फेज को, वही पॉइंट इस सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज फॉर सॉल्यूशन, ओके, दिस इज फॉर द सॉल्यूशन, एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा टेम्परेचर एक्सिस पे, दिस इज TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आया है। आप देखो भाई, पहले क्या था, जब ये सॉल्वेंट था तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट TF0 आ रहा था, अब जब उसमें हमने सॉलिड मिक्स कर दिया नॉन वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, कम होने की वजह से अब ये यहाँ पे इसको कट करेगा, इसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया, ठीक है, अब कम हो गया मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया, कम हो जाना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, इस डिफरेंस को बोलेंगे डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और डेल्टा TF अगर हम निकालेंगे यहाँ पे डेल्टा TF, तो क्या होगा, ज्यादा किसका था, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका था, TF0 इज ग्रेटर देन TF, तो TF0 मीन्स सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो दिस इज योर फॉर्मूला, ओके। अब इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, हमने पहले आपको बताया था, इससे पहले वाले उसमें बताया था कि एक स्टेटमेंट हमने लिखवाया था डेल्टा TF, हमने वहां पे लिखवाया था द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बिल्कुल जिस तरह से वेपर प्रेशर इसमें हम लोअर करेंगे, वेपर प्रेशर को कम करेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमने ये भी फाइंड करके बताया था, NB में NA, ये कैसे आया था ये सब बता चुका हूं मैं। अब इसको हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, तो हमारा जो टोटल फॉर्मूला आया था डेल्टा TF इज इक्वल टू KB की जगह KF हो जाएगा, और यहाँ पे मोलालिटी आ जाएगी, ये आ गया आपका फॉर्मूला फ्रीजिंग पॉइंट वाले में, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट में था और उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में, ओके। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। अब इसमें क्या करते हैं हम, कुछ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं दोनों
दोनों को कंपेयर करता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ओके। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन था डी एफ पी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या आया हमारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। ये दो फॉर्मूले आए, ओके। अब यहां पे अगर मैं इसको थर्मोडायनेमिकल टर्म में लिखता हूं, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में जाता हूं, तो इनके क्या फॉर्मूले बनेंगे, फॉर्मूले आपको एज इट इज याद रखना है। तो यहां पे जो फॉर्मूला आएगा इनका, दैट इज द के बी इज इक्वल टू दी, इसके लिए फॉर्मूला आएगा आर टी बी स्क्वायर अपॉन में 1000 एल वी, के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन में 1000 एल वी आएगा, ओके। ठीक, एल वी क्या है, अब इन सबको अभी बात कर लेते हैं, सबको बात कर बताएंगे हम। तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, इसका भी लिख लेते हैं दूसरे वाले का, के एफ इज इक्वल टू आर टी बी की जगह टी एफ होल स्क्वायर अपॉन में 1000 एल एफ। अब इन दोनों, ये दोनों थर्मोडायनेमिकल केस में ये दो फॉर्मूले आते हैं, के एफ और के बी के, ओके। अब देखते हैं, अब एक कंडीशन याद रख लो आप, कंडीशन याद रख लो कि जो के एफ होता है वो ऑलवेज के बी से ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए के एफ की वैल्यू हमेशा के बी से ज्यादा होगी, ओके। अब ऐसा क्यों होगा ये हम आपको आगे बताते हैं। तो यहां पर देखो एल बी क्या है, एल बी इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LF इज द क्या है, LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जब लिक्विड फ्रीज करता है, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और वेपोराइजेशन का मतलब जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड को वेपर बनाने में ज्यादा हमें हिडन एनर्जी देनी पड़ती है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मींस एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होती है फ्यूजन से। तो यहां पे एल वी इज ग्रेटर देन एल एफ, जिसकी वजह से अब देखो एल वी ज्यादा है, यहां पे क्या है, के एफ और एल एफ के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर यहां पे एल वी और के बी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, अगर एल वी ज्यादा है तो के बी शुड बी लोअर देन, के बी शुड बी लो। If LV is greater then KB should be low because this is inverse relation. तो LV ज्यादा है तो KB कम होगा, LV ऑलवेज ज्यादा होता है LF से, तो KF हमेशा ज्यादा होगा KB से। That is the point. Okay. तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और ये आप एज इट इज आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आईएलटीएस क्वेश्चन में आ जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ऑस्मोसिस, सबसे पहले आपको ऑस्मोसिस समझना होगा। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस गाइस, ऑस्मोसिस क्या होती है कि एक हम जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के बीचों बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, दैट इज SPM। दिस इज SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल, जो कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है। मींस अब क्या होगा, यहाँ पे इस साइड में, एक साइड में हमने भर दिया यहाँ पे वाटर, वो भी कैसा, प्योर यहाँ पे वाटर हमने फिल कर दिया,
और इस साइड में हमने क्या किया, वाटर के साथ में कुछ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन भर दिया, एक यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भर दिया which is concentrated solution, जो concentrated solution है। अब होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन आल्सो हैविंग अ माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ से उस तरफ जाने लगते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, सॉल्वेंट, द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, मींस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट कम था, इसीलिए उसका उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा था वहां पे। ठीक है, तो सॉल्वेंट, जहां पे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूव कर जाना, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, दिस इज ऑस्मोसिस। ओके, अब इस ऑस्मोसिस में जो प्रेशर लगता है, जैसे अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया भी था कि इस साइड में एक पिस्टन लगा दूं, मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा दूं, पिस्टन लगा दूं और पिस्टन को इतना दबाऊं, पिस्टन को इतना प्रेस करूं, मैं इतना फोर्स लगाऊं कि इस पे कितना फोर्स लगाऊं, मैं इस पे मैं इतना फोर्स लगाऊं कि इसके मूवमेंट को, जो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे थे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, उसके मूवमेंट को जस्ट स्टॉप कर दे। तो उस फोर्स की वजह से जो वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उस प्रेशर ने क्या किया, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है, इसलिए उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब यहां पे हम स्टेटमेंट में समझते हैं, ठीक से, चलिए देखिए, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है ऑस्मोसिस की, द स्पॉन्टेनियस मींस लगातार मूव करने वाला, स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ solvent molecules through a semi-permeable membrane SPM from pure solvent to the solution, pure solvent से solution की तरफ move करता है, this is the osmosis। okay, and next one is the osmotic pressure which is also denoted by the pi और p, जिसको हम pi से भी डिनोट कर सकते हैं और p से भी डिनोट कर सकते हैं। okay, then the external pressure which must be applied, जो मैंने अभी अप्लाइड किया था, वहां पे अप्लाई किया था, एक्सटर्नल प्रेशर था, external pressure which must be applied on the solution in order to stop the flow of solvent molecules to the solution through the semi permeable membrane, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मोमेंट हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, उनके मोमेंट को जस्ट स्टॉप कर देने के लिए जो बाहर से हमें सॉल्यूशन की तरफ जो प्रेशर हमें लगाना पड़ता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक सेटअप यहाँ पे दे रखा है, तो इस सेटअप में क्या है, ये हमने एक कॉलम लिया है, इस कॉलम में हमने सॉल्यूशन भरा है, यहाँ पे सॉल्यूशन भर रखा है। ये जो रेड वाली रेड आपको दिख रही है, दिस इज SPM, this is SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड इसमें हमने सॉल्वेंट भर रखा है, सॉल्वेंट which is वाटर। ओके, अब होगा क्या यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट, और ये एक कॉलम है, कॉलम को उल्टा करके हमने इस मेम्ब्रेन के ऊपर रख दिया है, और इस कॉलम में हमने भर दिया है सॉल्यूशन, इस कॉलम में सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो अब होगा क्या, पहले ये इतनी हाइट तक ऊपर नहीं चढ़ गया था, इनिशियल कंडीशन में इसके लेवल के बराबर था। अब क्या हुआ, जब मेम्ब्रेन के ऊपर हमने उलट दिया इसको, तो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाने लगते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जाने लगते हैं, तो ये इस कॉलम के अंदर इसकी जो हाइट है वो ऊपर बढ़ती रहती है, कॉलम के अंदर लेवल बढ़ता जाता है। तो मान लिया कि इसके नॉर्मल जो सॉल्वेंट का लेवल था उससे h हाइट तक ये ऊपर कॉलम में चढ़ गया हुआ, ठीक है। तो इस h हाइट का जो लिक्विड है, उस लिक्विड की वजह से इस लिक्विड का इतना जो एरिया में जो लिक्विड है इसका h हाइट एरिया में वो क्या करेगा, कुछ प्रेशर नीचे एक्सर्ट करेगा, कुछ प्रेशर। अगर मैं क्या करूं, जितना ऊपर चढ़ा है मैं इसमें ऊपर से उतना प्रेशर लगा दूं,
कि इस H हाइट को मिनिमाइज कर दे तो वही इसका कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें अगर मैं प्रेशर निकालता हूं तो इसके लिए कैसे निकालता हूं, फॉर्मूला होता है पाई, अगर इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर हम रो मान के चलते हैं, और इस चढ़ाए गए लिक्विड की वजह से जो यहाँ पे ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी जी लगती है, आपको पता है ग्रेविटी जी लगती है। तो अब इसका अगर हम प्रेशर निकालते हैं कि जो जितना इस कॉलम में ऊपर वाटर चढ़ गया था, ऊपर सॉल्यूशन का लेवल जो राइज कर गया था, उसकी वजह से कितना प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा, तो वो प्रेशर निकालते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू द पाई इज इक्वल टू द रो जी एच, रो जी एच। दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड द प्रेशर। प्रेशर फाइंड करने का यह फॉर्मूला है, वेयर रो इज द, रो क्या है यहाँ पे हमने लिख दिया, रो इज डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, रो इज द डेंसिटी सॉल्यूशन। जी क्या है आप सबको पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच क्या है, राइज ऑफ सॉल्यूशन इन कॉलम, कॉलम के अंदर कितना सॉल्यूशन राइज हुआ है, एच हाइट तक राइज हुआ है, तो रो जी और एच, देन पाई इज इक्वल टू दी रो जी एच, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब एक और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा इसको हम बताते हैं। यहाँ पे अगर मैं गैस इक्वेशन, यहाँ पे गैस इक्वेशन को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो गैस इक्वेशन भी कुछ इस तरह से होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर इंटू टी। अब यहाँ पे भी तो प्रेशर है, अगर इस प्रेशर को हम यहाँ पे क्या करें, इसको पाई मान लें, V का V ही रहेगा, V इज द वॉल्यूम, nRT ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें मैं इसको उधर लेके जाता हूं, तो पाई इज इक्वल टू n अपॉन में V इंटू आर टी। n इज द मोल, और मोल और नीचे क्या है वॉल्यूम दिया है, तो मोल अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। कंसेंट्रेशन मींस हम बोलते हैं, कंसेंट्रेशन को बोलते हैं मोल पर लीटर वॉल्यूम, सो इसको हम कंसेंट्रेशन टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और यहाँ पे C क्या है, C इज द कंसेंट्रेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है उसमें कंसेंट्रेशन दे रखा होता है, टेम्परेचर भी दे रखा होता है, R की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और R इज द गैस कांस्टेंट 0.0831 होती है, और पाई आपको फाइंड करना होता है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, और ये फॉर्मूला, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, so this is all about the colligative properties.